हमें पता चला ये वोट बीजेपी को लगा, ये बीजेपी के खाते में रख दीजिए, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस के खाते में रख दीजिए, ये समाजवादी का, समाजवादी। तो देखिए सर, हमें पता चले कि जहां हमने ठप्पा लगाया था हमारा वोट वहां गया या नहीं गया। हम अपने वोटों के और अपने अधिकारों की लूट नहीं होने देंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, एक बात बताइए। अगर आपके या मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है कि हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं, तो हम अपने आरोप को खारिज करेंगे, अपने आरोप को सफाई देंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं जीतते, हमें जनता वोट देती है, तो फिर आज मोदी जी 8 बजे टीवी पर आए, जैसे वो आते हैं, प्रधानमंत्री जी ये कहे कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के अंदर जो अगला चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा। घोटाला हुआ ईवीएम का सबसे बड़ा घोटाला। अगर दुरुपयोग, सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक आपने मछली देखी है जो जिंदा मछली होती है, वो पानी के धार के विपरीत चलती है, और जो मछली मर जाती है वो धार के साथ साथ बहती है। तो जिन लोगों का जमीर जिंदा है, जो हक की और आवाम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हमेशा गलत के खिलाफ चलते रहेंगे और गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे, चाहे सड़क हो या सदन हो। सड़क से संसद तक जो गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं वो लोग इस देश के असली नेता हैं और असली देशवासी हैं। एक नारा चला, यूपी में राम आए और बिहार में पलटू राम आए। तो देखिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो एक सिस्टम है, वो पलटी मार के कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, तो वो पाला बदलते हैं। ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता। और बिहार की जनता इस बार इस पलटू राम को दिखा देगी कि हम ऐसे पलटू राम के साथ नहीं है जो हमारे अधिकारों का और हमारे वोटों का सौदा करे। कोई भी सत्ता भ्रष्ट नहीं होती, लेकिन कुछ पाखंडवादी लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। कौन है पाखंडवादी? नीतीश कुमार जी हैं। राज चौधरी वो बोले, जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतार दूंगा तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा। अबे बेवकूफ इंसान, अब जब नीतीश कुर्सी से नहीं उतरे तो फिर कुर्सी पर क्यों बैठ गए? ये इनका दोहरा चरित्र है। ये पाखंडी लोग हैं जो देश की जनता को धर्म के नाम पर और बहकाकर और बेवजह के मुद्दों को उठाकर देश में फूट डालो राजनीति कर रहे हैं। घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आगे के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है, और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस पर बीती, इसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो याद रखें, लाठी एक है और मारने वाला भी एक है, लेकिन कमर सबकी नंबर से नंबर बारी बारी से मारा जा रहा है। जब से ईवीएम की विरोध में लोग उतरना चालू हुए हैं, तब से ईवीएम का दौर जो है इंडिया गठबंधन की तेज हुई है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक के बाद एक झटका जो इंडिया गठबंधन को लगा है, तब से एनडीए मजबूत हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाई गामा जी, जो कि अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और बड़ी ही प्रखर तरीके से बात रखते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कहना है इनका, क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बात बताऊं आपको, जो आपने कहा क्या नीतीश जी के जाने से इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ। देखिए सर, एक आपने मछली देखी है जो जिंदा मछली होती है, वो पानी के धार के विपरीत चलती है, और जो मछली मर जाती है वो धार के साथ साथ बहती है। तो जिन लोगों का जमीर जिंदा है, जो हक की और आवाम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हमेशा गलत के खिलाफ चलते रहेंगे और गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे, चाहे सड़क हो या सदन हो। सड़क से संसद तक जो गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं वो लोग इस देश के असली नेता हैं और असली देशवासी हैं। सवाल नीतीश कुमार का है। देखिए उन्हें पलटू राम कहा गया, कि एक नारा चला, यूपी में राम आए और बिहार में पलटू राम आए। तो देखिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो एक सिस्टम है, वो पलटी मार के कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, तो वो पाला बदलते हैं। ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता। और बिहार की जनता इस बार इस पलटू राम को दिखा देगी कि हम ऐसे पलटू राम के साथ नहीं है जो हमारे अधिकारों का और हमारे वोटों का सौदा करे। जनता की उम्मीदों पर हमने वोट दिया था, हमने एक सेकुलर सरकार चुनी थी। नीतीश कुमार फिर से भ्रष्टाचारी हो गए, और एक तरफ वो कहते थे कि मैं बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं बिहार की आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं देश की आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूं। वो आवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कुर्सी के लोभी हैं। देखिए एक बहुत बड़े तर्क साहित्य ने कहा कि कोई भी सत्ता भ्रष्ट नहीं होती, लेकिन कुछ पाखंडवादी लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। कौन है पाखंडवादी? नीतीश कुमार जी हैं। एक तरफ लालू परिवार में जंगल राज दिखता है, लालू परिवार भ्रष्टाचारी दिखता है, फिर उनसे जाकर आई लव यू बोल देते हैं, सरकार बना लेते हैं। फिर जब उनसे मन भर जाता है तो बीजेपी को आई लव यू बोल देते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। बिहार की जनता के हित के लिए तो सोचते हैं ना। देखिए बिहार की जनता के हित के लिए सोचते हैं, तो देखिए इस तरीके से एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाना मंजूर है, मर जाना मंजूर है, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। देश के गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी
कि नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, आपके लिए भाजपा के सारे दरवाजे बंद हैं, आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, वो बोले जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतार दूंगा तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा। अबे बेवकूफ इंसान, अब जब नीतीश कुर्सी से नहीं उतरे तो फिर कुर्सी पर क्यों बैठ गए? तो ये इनका दोहरा चरित्र है। ये पाखंडी लोग हैं जो देश की जनता को धर्म के नाम पर और बहकाकर और बेवजह के मुद्दों को उठाकर देश में फूट डालो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से ईवीएम की जो दौर चालू हुई है कि ईवीएम का विरोध, जो जिस तरीके से हजारों की तादाद में आज जंतर मंतर पर लोग उतरे और ईवीएम का विरोध किया, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे किस तरीके से घेराव किया पार्लियामेंट का, और जिस तरीके से सड़कों पे उतर करके जो विरोध किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ईवीएम का जो मामला है ये बहुत तूल पकड़ रहा है और ऐसे मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में जो बसपा कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं मिला। कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि जो ईवीएम मशीन सुबह 8 बजे से वोटिंग हुई और शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई, जब वो काउंटिंग पर मशीन खोली गई तो कुछ मशीनों की बैटरी 90% तक चार्ज थी। अब एक बात बताइए, सुबह शाम तक वोट पड़े तो क्या बैटरी डाउन नहीं होती? तो देखिए हमारे वोटों की क्या घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ, ईवीएम का सबसे बड़ा घोटाला। अगर दुरुपयोग, सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कहता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, अगर इस पर कोई घोटाले हुए हैं तो उसे साबित करें ना। सर एक बात बताइए, जो ईवीएम का मसला है, जो बीपीएल कंपनी है जो भारत जो इसकी मशीनरी बनाती है ईवीएम और जहां जहां लगवाती है, तो उसके अंदर एक राजकोट का गुजरात के जिलाध्यक्ष है बीजेपी के खाचरिया आवास और 4 लोग, वो इसमें जब बैठे हैं तो क्या घोटाले की उम्मीद ना लगाई जाए? जो कुरैशी साहब थे पूर्व चुनाव आयोग अधिकारी, उन्होंने ये कहा चलो ईवीएम माना हैक नहीं हो सकती, लेकिन जो बीबीपी8 है उसमें जो पर्ची निकलती है एक डब्बे में डले, ताकि अगर ये आरोप लगे तो बीबीपी8 को और ईवीएम को मिला लेना चाहिए। तो साबित करें ना आप लोग कि घोटाला हो रहा है। देखिए अभी जो ईवीएम पे 15 दिन पहले जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हमारे जो टेक्निकल लोग आए थे उन्होंने साबित कर दिया था। हमने वोट बनाना पे दिया लेकिन वोट एप्पल पर जा रहा है। पूरी मीडिया बंधुओं के सामने हमने पूरे तरीके से, जो आंदोलनकारी हमारे साथ थे महमूद पराचा जी और भानु प्रताप जी के नेतृत्व, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना। देखिए प्रोपेगेंडा किस चीज का फैला रहे हैं? हमारी मांग जायज है। देखिए ये संवैधानिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। हमें अधिकार है, हम देश की जनता है, हमें अपने सवाल से, सरकार से या चुनाव आयोग से सवाल पूछने का अधिकार है और हमें अपनी जायज मांग रखने का और पूरी कराने का। सरकार अच्छे काम करती है, आप जैसे लोग विरोध करना चालू कर देते हैं। नहीं, सरकार ने तो बहुत अच्छे काम करने के वादे किए थे। मीडिया बंधु, आपने कभी पूछा कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियों को कौन हिसाब देगा? देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है, चाहे हिजाब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, दलित मुस्लिम के नाम पर, जिस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा है और जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये तारीख याद रखेगी कि इस ऐसे देश में जो सेकुलर देश था, जो सभी धर्मों का देश था, उस तरीके से जो आज हिंदू राष्ट्र का लाभ लाया जा रहा है। अगर ये बताइए, जो हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं, और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाजपा को? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, बड़े बड़े तीनों सेना के प्रमुख हिंदू। तो ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। अगर ये हिंदुओं के इतने हितैषी होते तो जो प्लेटफॉर्मों पर, रेलवे स्टेशनों पर, जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं वो भी हिंदू हैं, वो चाइना और पाकिस्तान के नागरिक नहीं है। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से आप लोगों की जो मांगे हैं, तो क्या लग रहा है वो पूरी हो जाएंगी? चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने से कम का समय रह गया है, क्या लगता है कि वाकई में आप लोगों की मांगे हो जाएंगी और बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएंगे? देखिए सर, अभी चुनाव में काफी समय है और हमारे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। अगर एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें हजारों की तादाद में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। अगर वो चाहेंगे तो 10 से 15 दिन में बैलेट पेपर से चुनाव होना संभव है। अगर दिक्कत कहाँ आ रही है? एक बात बताइए, अगर आपके मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है कि हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं, तो हम अपने आरोप को खारिज करेंगे, अपने आरोप को सफाई देंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं जीतते, हमें जनता वोट देती है, तो फिर आज मोदी जी 8 बजे टीवी पर आए, जैसे वो आते हैं, प्रधानमंत्री जी ये कहे कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के अंदर जो अगला चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा। चुनाव नहीं होता, आप चुनाव आयोग के विरोध में बात कर रहे हैं। सर, चुनाव आयोग को एक जो पूर्व अधिकारी है शर्मा जी, उन्होंने ये याचिका डाली थी कि बीबीपी8 को 2 पर्चियां निकले, एक पर्ची डब्बे में जाए, एक मतदाता को मिले। उस चुनाव आयोग ने उसे भी खारिज कर दिया। देखिए, चुनाव आयोग देश का मालिक नहीं है, देश की मालिक जनता है। चुनाव आयोग हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये जनता के सेवक है और ये हमारे मेहनत के पैसे से, हमारे पैसे से ये जो ऐशो आराम की और वीआईपी कल्चर की जिंदगी जी रहे हैं, ये पैसा जनता का है। और ईवीएम की आवाज किसी पार्टी ने उठाई ना उठाई वो एक अलग चीज है। जो समर्थन देगा उसका स्वागत
बात है, लेकिन ये ईवीएम की लड़ाई ये आम जनता ने उठाई है, ये आवाम ने उठाई है। एक बात है कि आवामी एकता जिंदाबाद और हमारी एकता जिंदाबाद। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग को हमारी सरकार के विरोध में आप लोग लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार गलत काम कर रही है क्या? क्या गलत नीति अपना रही है क्या सरकार? कल आपने देखा सर चंडीगढ़ में क्या हुआ, हाँ। किस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। देखिए ये देश को तानाशाही में ला रहे हैं। देखिए भाजपा के बहुत बड़े नेता थे और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये कहा था कि जिस देश में विपक्ष को और विपक्ष के लोगों को दुश्मन की नजर से देखा जाएगा तो उस दिन देश की लोकतंत्र खत्म होकर तानाशाही उदय कौन होगा। दुश्मन की नजर से देख रहा है? दुश्मन सर देखिए, अभी आपने देखा कल बिहार के अंदर सरकार गिरते ही तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। संजय सिंह जो देश की बेबाक आवाज थे, जो किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की, सबकी आवाज को उठाते थे। घोटालेबाजों पे नजर तो रखी जाएगी ना? सर क्या घोटालेबाज बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है? दादा अजीत पवार एक जमाने में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, अब वो बीजेपी में आ गए। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है या ऐसा कौन सा साबुन है कि उस पर लगाया और भ्रष्टाचारी से देशभक्त हो गया? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम सुना है सर आपने, जो भोपाल से सांसद है, मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में, आतंकवाद के आरोप में जेल में रही है, वो सदन में बैठी है। ऐसे लोग देश में सदन में बैठे हैं सर। तो ये बताइए किस तरीके की दोगली राजनीति है। इस देश में दो तरह के दोगले कानून बना दिए हैं। एक जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो सत्यवादी है, चाहे वो गुंडा हो चाहे वो कोई भी हो। सरकार के हित के लिए काम कर रहे हैं तो सत्यवादी तो है ना? सर एक नरेश अग्रवाल जी का नाम सुना है आपने, जो समाजवादी के सांसद हुआ करते थे? उन्होंने सदन में कहा था कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम और दो पैक मारो ठर्रे के ठर्रे में हनुमान। उनका विरोध किया भाजपा ने, 2 साल के बाद वो भाजपा में पलटी मार गए, आज वो राष्ट्रवादी हो गए। सर ये जनता को सोचना होगा, देश की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आगे के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस पर बीती, इसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो याद रखें लाठी एक है और मारने वाला भी एक है, लेकिन कमर सबकी नंबर से नंबर बारी बारी से मारा जा रहा है। लेकिन जनता तो भरपूर समर्थन देती है मोदी सरकार को। जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? सर ईवीएम का मसला है तो देखिए सर, ईवीएम से चुनाव हटाकर बैलेट पेपर कराने से दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर भाजपा को लगता है कि हमारे ऊपर ये बेबुनियाद आरोप है तो भाजपा उस आरोप को खारिज करे। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब क्या घोटाले नहीं होते थे? तब तो पूरे इतने पेपर उठा के फेंक दिए जाते थे, इधर से उधर गायब कर दिए जाते थे, तब क्या होता था? सब कुछ समय के हिसाब से होता है। उस जमाने में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इतना सिस्टम नहीं था, इतनी सारी टेक्नोलॉजी। देखिए आजकल सारा मॉडर्न जमाना है, बैलेट पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। जब बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है, जब काउंटिंग होती है ना, तो वह हर पार्टी का एजेंट होता है, हर बूथ पे एजेंट होता है। हमें पता चला ये वोट बीजेपी को लगा, ये बीजेपी के खाते में रख दीजिए, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस के खाते में रख दीजिए, ये समाजवादी का, समाजवादी। तो देखिए सर हमें पता चले कि जहाँ हमने ठप्पा लगाया था हमारा वोट वहां गया या नहीं गया। हम अपने वोटों के और अपने अधिकारों की लूट नहीं होने देंगे। तभी तो कहती है कि हमने मोदी सरकार को वोट किया है भर के, तभी तो सरकार में आए हैं, तभी सत्ता में आए हैं। सर मोदी सरकार में 2 काम बहुत अच्छे हुए, एक राशन और एक मुफ्त में भाषण। अच्छा, मुफ्त में राशन और मुफ्त में भाषण जनता को मिलता है। बाकी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, मुद्दे हैं, महंगाई पर बात हुई थी, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छे दिन लाने की बात हुई थी, अच्छे दिनों पर कोई काम नहीं हुआ। पाई से गरीबों की भलाई हो रही है और अच्छे काम कैसे होंगे भाई? अरे पत्रकार महोदय 2,05,000 करोड़ का कर्ज हो गया, ये देखिए आप। और हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर है हमारा। हम किस दिन, हमें विश्व गुरु बनाने की बात हुई थी, हम नेपाल से भी पीछे जाने की कगार पर हैं। देश को इस तरीके से गुमराह कर दिया। देखिए कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो ये बना रखी है कि मोदी जी देश है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन देश तो नहीं है ना। लेकिन देश के लिए अच्छे काम तो कर रहे हैं ना। तो सर काला धन लाने की बात हुआ करती थी। मैं जब भाषण सुनता था 2014 में कि भाई और बहनों मेरी जेब में 100 लोगों की पर्ची है जिसमें काला धन है, मेरे प्रधानमंत्री बनते ही सारा आ जाएगा और प्रत्येक भारतवासी को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। सर देखिए अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। 2 बार जनता ने मौका दिया ना। 400 पार का आंकड़ा है, 400 पार का नारा है। 400 पार का आंकड़ा है। ईवीएम से चुनाव हटाकर बैलेट पेपर से करा दीजिए, 100 सीटें भाजपा को नहीं मिल पाएंगी। भाजपा देखिए जो योद्धा
जंग में जब वो जंग हार जाता है तो वो धर्म का सहारा लेता है, अपने धर्म की याद करता है। तो ये लोग हार गए। मैं देखो आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, अभी 2024 का चुनाव शुरू होने वाला है और भाजपा के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अब तो राह भी आसान हो गई 2024 की। सिर्फ यही क्रेडिट लेगा कि हमने राम मंदिर बनवा दिया और हमें वोट दो। वो शिक्षा पे वोट नहीं मांगेगा, रोजगार पे वोट नहीं मांगेगा, अच्छे डेवलपमेंट पे वोट नहीं मांगेगा, सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट मांगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी नेता इस बार धर्म के आधार पर वोट मांगने आए उसके जूता निकाल कर मारिए, उसके जूता मारिए अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगे तो। मैं ये बोल रहा हूँ जिस तरीके से अभी नीतीश जी ने दामन थामा एनडीए का, तो एनडीए की राह आसान हो गई, मोदी सरकार की राह आसान है। 400 पार का आंकड़ा भी सच होता दिखाई दे रहा है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, कोई भी जनता नेता जनता को नहीं बनाती, जनता नेता बनाती है। जो जनता के साथ छलावा हुआ है, जो नीतीश जी ने पलटी मार मार कर एक भरम अपना कम किया है, जो वजन कम किया है, इस बार जनता नीतीश जी को वोट नहीं देगी। बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार के लोग इस बार धोखेबाज लोगों को यहां से निकाल फेंकेंगे। और हम जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ईवीएम को बैन करा कर रहेंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ठीक है, ये तो गामा जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा, किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी उन्होंने। अगर उनकी आपकी राय पसंद आई हो तो आपको वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं ललित चौधरी, PRB से, नमस्कार।